अस्सलाम वालेकुम, यास दिल्ली से खुशामदीद। 2024 का आज बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हम सब की कुछ ना कुछ न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस होती हैं, कोई ना कोई गोल्स होते हैं। और उन बहुत सारे गोल्स में अगर आपका एक गोल यूके आना है और आप यूके विज़िट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो ये वीडियो भाइयों आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं तफसील से बताने वाला हूँ कि एक तो आप विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करेंगे, ये विज़िट वीज़ा आपको कितने टाइम का मिलेगा, और सबसे ख़ास बात कि इस वीज़े पर आप यहाँ आकर क्या क्या एक्टिविटीज़ लीगली कर सकते हैं। तो भाइयों वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो भाइयों, आज हम जब तफसील से बात करने जा रहे हैं विज़िट वीज़ा की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस विज़िट वीज़ा की खासियत क्या है। इस विज़िट वीज़ा की खासियत ये है कि आप इसको लेकर पूरा यूके ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा करूं कि यूके बेसिकली एक कंट्री नहीं बल्कि 4 कंट्री को मिलाकर एक कंट्री बनता है, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड भी शुमार होता है। यानी कि अगर आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो आप उस विज़िट वीज़ा के ऊपर इन चारों कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर विज़िट कर सकते हैं। इस वीज़े की जो मुद्दत होती है बेसिकली वो 6 मंथ्स होती है। और इस वीज़े को फाइल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह होता है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी साथ साथ इस वीडियो के अंदर दिखाता जाऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। बेसिकली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर हम इसको फाइल करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी थी वो पहले 100 पाउंड्स हुआ करती थी, मगर अक्टूबर 2023 के बाद गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 115 पाउंड्स कर दिया है। और जब हम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमारे पास मौजूद होने चाहिए। ये बात याद रहे कि हर सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप ये विज़िट वीज़ा फाइल कर रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि 10 ईयर्स की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि 10 ईयर्स में आपने जो है वो किस किस कंट्री में विज़िट किया है, कब वहाँ पर आप इन हुए हैं, कब आप वहाँ से आउट हुए हैं। उसके साथ साथ जो आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि आपका पासपोर्ट, उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। उसके साथ साथ आपका फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं यूके एम्बेसी को, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और ऐसी कौन सी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद होनी चाहिए जब हम ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑनलाइन। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा बैंक स्टेटमेंट से, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रहे कि यूके वीज़ा फाइल करने के लिए, विज़िट वीज़ा फाइल करने के लिए आपके पास 6 मंथ की लास्ट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि इसके अंदर हमने सफिशेंट अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो दिखाने होते हैं, और जब हम ये फ़ंड्स दिखाते हैं तो बेसिकली हमें इसकी सोर्स भी देनी होती है कि ये जो पैसे हैं हमारे पास कहाँ से और कैसे आए हैं। लेट से अगर हम अपनी जॉब शो कराते हैं कि हमारी इतनी सैलरी है, हम लेट सपोज हम 1 लाख या 2 लाख हमारी अर्निंग है, तो उस जॉब का जो है वो हमें रेफरेंस देना होता है, उस जॉब का लेटर देना होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें ये देनी होती है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये जो पैसे हमारे पास बैंक में मौजूद हैं इट्स अ लीगल मनी और ये हमारी पर्सनल सेविंग्स हैं। तो बैंक स्टेटमेंट मेरे भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि जब भी आप विजिट वीज़ा फाइल कर रहे हैं आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट एनी टाइम मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड, वो बेसिक क्वेश्चन जिनके बारे में इस एप्लीकेशन के अंदर पूछा जाता है और ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। याद रहे अगेन कि इन सवालों का जवाब एक्यूरेट देना बहुत लाजमी है, क्योंकि विजिट वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई शुरू करते हैं कुछ बेसिक सवालों से। सबसे पहले जो सवाल होते हैं वो बेसिकली आपसे रिलेटेड होते हैं कि आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है विच इज़ योर पासपोर्ट, इस पर आपकी क्या डिटेल्स मौजूद है, यानी कि आपका नाम, प्रॉपर नेम जो आपका नाम है, और आपका जो पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट की जो इशुएंस डेट है, पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है, साथ साथ जो पासपोर्ट की इशूइंग अथॉरिटी है, जैसे हमारे केस में ज़्यादातर पाकिस्तान होती है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ भाइयों आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना होता है जहाँ पर आप लास्ट 3 ईयर्स से रह रहे हैं। याद रहे कि लास्ट 3 ईयर्स की हिस्ट्री देना लाजमी है। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर आपने बताना होता है कि आप किस घर में और किस जगह पर आप रह रहे हैं, और उसके प्रूफ के लिए आप अटैच डॉक्यूमेंट्स में एज अपनी कोई बिल की कॉपी या अपने काउंसिल टैक्स की या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है एट द मोमेंट। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स। उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। याद रहे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने ऐसा देना है जो कि एक्टिव हो,
क्योंकि ईमेल एड्रेस पे जो है वो बहुत सारी ईमेल्स जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड यूकेवीआई वाले भेजते हैं। तो लाजमी याद रखें कि एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपके पास एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो कॉरेस्पॉन्ड आपको करेंगे यूकेवीआई वाले। उसके साथ साथ आपकी जो है वो पेरेंट डिटेल्स जो है वो आपसे एप्लीकेशन में मांगी जाती है, जिसके अंदर आपके फादर की कंप्लीट डिटेल्स यानी कि उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो आपसे मांगी जाती हैं। सेम गोज़ फॉर द सेकंड पेरेंट विच इज़ मदर। ये तमाम डिटेल्स भी आपको जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करनी होती है। यूके आते वक्त अगर कोई आपका जो है वो स्पाउस आपका स्पॉन्सर है, कोई बच्चा आपका या आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी कंप्लीट एड्रेस, उसकी नेशनैलिटी, उसकी डिटेल्स भी आपके पास प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपके कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप सिर्फ इंडिविजुअली विज़िट के तौर पर आ रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो स्किप कर सकते हैं। पर याद रहे कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली यूके गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि कौन ब्लड रिलेटिव या कोई भी रिलेटिव आपका यूके में रह रहा है। तो आपकी एप्लीकेशन जब रिव्यू होगी तो उनको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। तो इससे बहुत बेहतर है अपनी एप्लीकेशन को जेन्युइन बनाने के लिए कि आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। वो आपसे पूछेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में विजिट किया है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ आपने ये भी बताना होता है कि उस कंट्री के अंदर आप कब इन हुए हैं और कब आप वहाँ से आउट हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर जाने का आपका पर्पस क्या था। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि लेट से मैंने जो है वो 2020 के अंदर मैं सऊदी अरबिया गया था, तो वहाँ जाने की जो मेरी एंट्री डेट थी मैंने वो डाली, और उसके साथ साथ जो है वहाँ से वापसी निकलने की यानी कि एग्ज़िट की डेट थी वो भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की। और उसके साथ साथ मैंने अपना जो पर्पस था, पर्पस ऑफ विजिट, वो मैंने रिलीजियस रखा कि रिलीजियस मेरा पर्पस था। सिमिलरली आपने किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने विजिट किया है तो उसकी डिटेल्स आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, चाहे जितने भी विजिट्स हों। 10 ईयर्स के लास्ट हर एंट्री और एग्ज़िट की डिटेल्स और पर्पस ऑफ विजिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि कभी आपका किसी कंट्री का कोई जो है वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है। अगर कोई वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो भाइयों आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। आगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के स्टार्ट में कि कोई भी चीज़ और कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी है और आपका जो रॉन्ग आंसर होगा, जो फॉल्स आंसर होगा, उसका आपकी एप्लीकेशन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। इसके साथ साथ जो है आपको जो है वो अपनी विज़िट ऑफ पर्पस, जो आपका पर्पस है विज़िट का, उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई जानने वाला कोई बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता है जो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है और आप उससे मिलना चाह रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स आप इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द एप्लीकेशन आप यही बता सकते हैं कि हम जो है वो इस रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं और हम फैमिली विजिट के तौर पे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ टूरिज़्म के तौर पे जा रहे हैं तो आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन में ये प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपको प्रपोज डेट ऑफ एंट्रेंस बतानी होती है कि आप कब चाह रहे हैं। लेट से आप जो है वो मार्च के स्टार्ट में जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो एक रफ़ आइडिया के तौर पे अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर देते हैं कि 1 जनवरी को मैं यूके आना चाहता हूं और जो है वो मेरा 2 मंथ्स का जो है वो स्टे है, तो मार्च जो है वो कंप्लीट करके, अप्रैल कंप्लीट करके मैं एंड ऑफ द अप्रैल वापसी जाऊंगा। तो प्रपोज एंट्रेंस डेट, प्रपोज एग्जिट डेट जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है एप्लीकेशन में। याद रहे कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप अपना शो करते हैं उतनी ही ज़्यादा अमाउंट भी आपके बैंक स्टेटमेंट में आपको शो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये मेंशन करना होता है बेसिकली कि आपके पास जो है वो इनफ फंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपने आप को खुद से सपोर्ट कर सकते हैं और यूके आने के बाद आप गवर्नमेंट के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर बर्डनाइज नहीं होंगे या किसी को बर्डन नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। आपको अपनी प्रपोज डेट जो है वो रफ आइडिया के तौर पे देनी होती है, एग्जिट डेट देनी होती है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये बताना पूछते हैं वो आपसे कि इस पूरी ट्रिप का जो खर्चा है वो आप कौन उठाएगा। तो अगर आप ये खर्चा खुद उठा रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं सेल्फ, और अगर कोई और उठा रहा है तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर वो आपसे आपकी इनकम पूछते हैं कि आपकी जो है वो टोटल इनकम कितनी है, और उसके साथ साथ वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपकी सेविंग्स कितनी है, कि आप कितनी सेविंग्स करते हैं। लेट्स से अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरी जो है वो 80,000 PKR जो है वो मेरी जो है वो सैलरी है और करंट जो है वो मेरी इनकम जो है वो 25 लाख है, तो उसके बाद वो ये भी पूछेंगे कि आपकी जो मंथली जो रूटीन की आपकी जो आपका यूजेज होता है मनी का, जितना आप खर्च करते हैं वो कितना है। तो आप अल्टीमेटली आप ये बता सकते हैं कि 50-60 हज़ार मेरा खर्चा है, बाकी मेरी तमाम सेविंग्स होती हैं। और ये जो आप सेविंग्स बता रहे हैं बेसिकली
वॉट एवर आप बता रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए इस वक्त जो है वो पड़े हुए हैं, ये 25 लाख रुपए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ता पहले आपके अकाउंट में आए हों या एक महीना पहले आपके अकाउंट में हों। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए प्रॉपर, ये अमाउंट की सेविंग्स आपके अकाउंट में प्रॉपर शो होनी चाहिए पिछले लास्ट 6 मंथ में। अदरवाइज़ जो है वो ये एक इमेज यही जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है, जो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड की है, ये फेक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत रिस्की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर करें हर एक इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्युइन है और वो 100% ट्रू है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो मैंने विजिट वीज़ा से रिलेटेड आपको बता दिए। अब हम जाएंगे कि ये वीज़ा जब आपको अलॉट हो जाता है, यानी कि विजिट वीज़ा जब आपको मिल जाता है, तो बेसिकली आपके पास 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है इन और आउट करने के लिए, यानी कि 6 महीने आप यूके के अंदर स्टे कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस पर्सनली ये करूँगा कि जो ड्यूरेशन आपने एप्लीकेशन में लिखा है, स्टिक टू दैट ड्यूरेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आप जो है वो आपको ये ईजिली आपको वीज़ा अलॉट हो जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने 1 महीने का ड्यूरेशन लिखा हो और जब आप आएँ तो आप पूरे 6 महीने यहाँ पर गुजार के जाएँ। ये आपकी जो हिस्ट्री होगी इसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि यूके वीआई वालों के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो ये क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट दी थी, आपने 1 महीने का बोला था लेकिन आपने 6 महीने स्टे किया, तो ये आपकी जो है वो हिस्ट्री के ऊपर बुरा इम्पैक्ट ला सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये वीज़ा मिल जाएगा और आप यहाँ यूके आ जाएंगे तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं लीगली जो आप यहाँ आने के बाद कर सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें रिमोट वर्किंग की, कि लेट से अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ आपने जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया, आप पाकिस्तान में कहीं जॉब करते हैं और आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया और आपको मिल गया, और आप जो है वो चाह रहे हैं कि आप मिडिल ऑफ द समर्स आ जाएं या विंटर्स में आ जाएं ताकि आप जो है वो स्नो देख सकें या फिर आप वेदर एंजॉय कर सकें, वॉट एवर द रीज़न। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको वहाँ पर पाकिस्तान में जॉब छोड़नी पड़ेगी या तो फिर आपको जो है वो वहाँ पर प्रॉपर 1 महीने की या 2 महीने की लीव्स लेनी पड़ेंगी। तो यूके वालों ने ये एक सहूलत ये दी हुई है कि अगर आप चाहें तो यहाँ आके भी रिमोटली अपनी कंट्री में जॉब कर सकते हैं अगर आप वीज़ा पे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि ओपन हो चुके हैं, यानी कि अगर आप जो है पहले तो 100% आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता था, साइट पर आपको जॉब पर जाना पड़ता था, लेकिन जो है वो एक अच्छी चीज़ जो थी कोविड के बाद वो ये इंट्रोड्यूस हुई कि रिमोट वर्किंग इंट्रोड्यूस हो गई। तो अगर आपकी कंपनी जो है अगर आपको अलाउ करती है तो यूके भी आपको अलाउ करता है कि यहाँ आने के बाद आप रिमोटली जो है वो जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है वो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आ रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी पड़ेंगी। हाँ तो भाइयों ऑनलाइन रिमोट जॉब के साथ साथ आप जो है वो लीगल जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो। लीगल कंसल्टेंसी से मेरी मुराद ये है कि रिलेटेड टू कोर्ट और जुडिशरी। तो अगर आपने लॉ किया हुआ है तो ऐसा समझ लें कि आपकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है ना, क्योंकि यूके में तो लॉयर्स की जो है वो चांदनी ही चांदनी है। आप ऐसा समझ लें कि अगर आप सिर्फ लॉयर से मीटिंग करना चाहते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं, तो उसके भी आपको एटलीस्ट 100 to 150 पाउंड्स देने पड़ते हैं सिर्फ मिलने के लिए। और उसके बाद अगर तो उसने आपको कोई एडवाइस दे दी तो फिर तो आपका कबाड़ा ही कबाड़ा है। तो भाइयों अगर तो आपने लॉ किया हुआ है और आप विजिट वीज़ा पे यूके आए हुए हैं तो आपकी बड़ी चांदनी हो सकती है। आप यहाँ पर जो है वो क्लाइंट से मिल सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रॉपर दूसरी कंसल्टेंसीज भी कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हो रही होती हैं। अगर आपका ताल्लुक उससे है तो उस कंसल्टेंसी को भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं यूके में विजिट वीज़ा के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उसके साथ साथ टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूके विजिट वीज़ा के अंदर आप लीगली यूके के अंदर कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हाँ तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई कि ये वीज़े की ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स होती है, इसकी फ़ीस जो है वो 115 पाउंड्स है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं आपको इस की हकीकत बताऊं तो वो ये है कि डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों एप्लीकेशंस पूरी दुनिया से विजिट वीज़े की जो है वो यूके में फ़ाइल की जाती हैं, जिसमें से 90% जो है वो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस और प्रॉपर एविडेंसेस नहीं लगाते। याद रहे कि 115 पाउंड की एप्लीकेशन देखकर लोग फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं और वो एप्लीकेशन तो फाइल कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ऐसी कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत हायर चांसेस होते हैं। तो जब भी आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी हो तो इस वीडियो को लाजमी देखें, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर कंप्लीट करें, उसके बाद ही जो है वो आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल करें। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो बेसिकली आपकी जो एक हिस्ट्री होती है उसके अंदर एक बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है
और फिर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा फ्यूचर में फ़ाइल करें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसका सवाल आपसे लाजमी पूछा जाता है कि क्या आपका वीज़ा कभी कहीं पे रिजेक्ट हुआ है, तो वहाँ पर आपको जो है वो येस आंसर देना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको अपनी पूरी डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो जो है वो आपकी हमेशा आपके साथ साथ चलता है। तो मेक श्योर ये करें कि जब आप वीज़ा फ़ाइल करें तब आपके पास तमाम जो है वो डिटेल्स प्रॉपर मौजूद हों और आप जो है वो उसके साथ जो है वो अपना वीज़ा फ़ाइल करें। तो भाइयों, यहाँ से दीजिए याज़ ज़ैली को इजाज़त। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।